Speech off. जी हाँ दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मित्र प्रसन्न कुमार पिंचा एक बार पुनः इस शो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, सुरक्षित हैं और प्रसन्न हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो जब मैंने अपलोड किया था और जिस विषय पे मैंने उसमें चर्चा की थी, दृष्टिबाधितों के संदर्भ जो पूर्ण राष्ट्रबंदी के संदर्भ में दृष्टिबाधितों के मुद्दों का समाधान, मुझे लगता है कि इस विषय पे चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कुछ और ऐसे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं और एक आध सोच मन में और आई है, तो लगा कि एक छोटा सा वीडियो क्यों ना एक और बना लिया जाए और आपसे अपने उन विचारों को साझा किया जाए। इसी उद्देश्य से इस वीडियो को लेकर आपके समक्ष एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ। आप में से बहुतों को शायद पता होगा कि अभी हाल ही में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो स्टिमुलस पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए की थी, उसका जो वो पिछले कई दिनों से किस्तों में उसके बारे में, उसके विस्तार के बारे में उसका विवरण किस्तों में दे रही थी, उस विवरण का आखिरी पड़ाव, 5वां पड़ाव था कल, और उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जो महत्वपूर्ण घोषणाएं आदरणीय वित्त मंत्री जी ने की हैं, उसमें एक घोषणा है प्राइम मिनिस्टर ई विद्या, यानी ये एक है मल्टीमोड डिजिटल स्लैश ऑनलाइन एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कई तरह के माध्यमों से जो डिजिटल के पद्धति से शिक्षा प्रदान करने की एक कोशिश के बारे में उन्होंने बताया। तो इसी संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने एक बात कही कि बहुत जल्द भारत सरकार 12 DTH चैनल्स, DTH का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम, DTH चैनल शुरू करने वाला है। स्वयं प्रभा चैनल, यानी कि स्वयं प्रभा चैनल शायद लगभग 20 के आसपास ऑलरेडी हैं और 12 उसमें जुड़ेगी, यानी 32 स्वयं प्रभा चैनल्स काम करेगी। तो ये जो 12 नई चैनल शुरू होनी है, उनमें 12 कक्षाओं के लिए, पहली कक्षा से शुरू करके 12वीं कक्षा तक उसमें पाठदान या उसमें पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ये एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात कही गई है। इसमें एक और उन्होंने उल्लेख किया है, हालांकि वो मुझे लगता है कि संक्षिप्त उल्लेख होगा, कि जो दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं हैं और जो मूकबधिर छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए विशेष कंटेंट होगा, स्पेशल कंटेंट। ये बात मुझे अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो जो स्पेशल कंटेंट होगा, क्या वो केवल ई टेक्स्ट और केवल साइन लैंग्वेज में होगा, या अन्य एक्सेसिबल मोड्स, यानी अन्य सुगम्य तरीक़ों से भी होगा, जैसे ब्रेल में। मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि हर दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए ई टेक्स्ट भी बहुत सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि हर दृष्टिबाधित व्यक्ति, जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया, इतना टेक्नो सेवी नहीं है, और टेक्नो सेवी होने पर भी कई बार बहुत ही सुगम्यता से संबंधित, एक्सेसिबिलिटी से संबंधित बड़े इश्यूज़ आते हैं, और भी कई प्रकार के इश्यूज़ आते हैं। तो ये बात विचारणीय है कि अगर इस प्रकार की कक्षाएं शुरू होती हैं, तो दृष्टिबाधितों के लिए क्या व्यवस्था है। मेरा पुनः एक बार आग्रह है हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं दृष्टिबाधितों के, उनसे कि वो समय रहते इसमें हस्तक्षेप करें और आवश्यक कार्रवाई
करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अर्जेंटली यानी बहुत ही ज़रूरी कदम है जो कि उठाया जाना चाहिए। एक दूसरी बात जिसकी चर्चा मैंने कल आप लोगों से की थी, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है क्योंकि उसमें कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, और वो है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन यानी ऑनलाइन परीक्षा करवाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है, और ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन OEB पर भी विचार किया जा रहा है। तो पहले ये समझ लें कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होता क्या है। ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन जो मैं समझाऊँ वो होता है कि आपको किताब भी दे दी जाएगी और प्रश्न दिए जाएंगे, सीमित समय है आपके पास, मान लीजिए 2 घंटे का समय है, तो प्रश्न इस तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे आपके पास, आप एक उस किताब को देखने के लिए मुक्त हैं और उस किताब से उत्तर ढूंढने के लिए भी मुक्त हैं, लेकिन प्रश्नों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाना शायद इतना आसान नहीं है। अगर आपके बहुत ही कुशाग्र बुद्धि है और फिर आपके पास दृष्टि शक्ति भी है, तो आप हो सकता है कि कुछ जो प्रासंगिक सामग्री उस किताब में उसको देख करके और फिर अपना दिमाग उसमें लगा करके, अपने सोच उसमें जोड़ करके और एक उत्तर दे सकें। अब दृष्टिबाधितों के लिए एकदम ही ये घातक सिद्ध होगा, क्योंकि पहली बात तो है कि हम किताब को इस तरह से कंसल्ट नहीं कर सकते। जो एक दृष्टिवान छात्र छात्रा जितनी तेज़ी से एक दृष्टिवान छात्र उसको कर सकेगा, दृष्टिबाधित व्यक्ति तो कर ही नहीं पाएगा। और एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड यानी सुगम्यता से संबंधित तो जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, वो तो अपनी जगह है ही। और इसके अलावा जो और ब्रेल में तो पठन सामग्री होगी नहीं, और होगी तो भी, अगर होती भी है जो कि नहीं है, तो भी इसमें उसको कंसल्ट कर पाना इतना समय नहीं है, क्योंकि आप अगर एक प्रश्न के लिए उस किताब को कंसल्ट भी करेंगे तो उसमें इतना समय ज़ाया हो जाएगा कि आपका बहुत सा समय चला जाएगा। तो ये एक अव्यावहारिक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन क्या है? ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन वही है कि आपको ऑनलाइन आपको प्रश्न भेज दिए जाएंगे और फिर आपको उसके उत्तर लिख करके भेजने हैं। उसके बारे में तो मैंने जिक्र किया ही है कि वो कितना दुभर है दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि एक तो हर दृष्टिबाधित छात्र छात्रा टेकी नहीं है, टेक्नो सेवी नहीं है। दूसरी बात है कि कोई अगर टेक्नो सेवी थोड़ी बहुत है भी तो वो अपने गांव में, अपने कस्बों में है, राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के चलते। और तीसरी बात कि अगर कोई टेकी है और यहाँ भी है तो भी उसके लिए भी बड़ी समस्याएं आ सकती है, क्योंकि उसको घर में तो तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी नहीं, फॉर्मेटिंग रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे और भी कई प्रकार के इश्यूज़ उसमें बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये ऑनलाइन, एक अच्छी खबर ये है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का एक संगठन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ है, एकेडमिक एक्शन फॉर डेवलपमेंट या ऐसा कुछ है। उस संगठन ने इस ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का विरोध किया है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि विरोध केवल दृष्टिबाधितों की तरफ से ही हो रहा है, ये गैर विकलांगों में भी एक हल्का है जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन और ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के जो विकल्प हैं उसका विरोध कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि वो सही है। एक समाचार ये भी मिला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षित वर्ग के 4 प्रोफेसर्स ने हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के विकल्प और ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन यानी OBE के विकल्प, जिस पर कथित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय विचार कर रहा है, अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। और एक बात देखिए कि इवन जो रिजर्व्ड कैटेगरी के SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे जो पिछड़े वर्ग हैं,
उनकी जो छात्र छात्रा हैं उनके पास भी सभी किताबें हैं नहीं। ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी वो जो गैर विकलांग भी है वो किताबें लाएंगे कहाँ से? वो तो लाइब्रेरी से और से कहीं से किताबें ले कर के पढ़ते हैं और फिर लाइब्रेरी में वापस कर देते हैं, कुछ नोट्स वगैरह लिख लेते होंगे, क्योंकि उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि वो सभी किताबों को खरीद सके। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो जो 4 प्रोफेसर्स हैं उन्होंने इस बात को उठाया है और भी इसका कई हलकों में विरोध हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तो इस मसले को भी हमारे सभी संगठनों को, जो राष्ट्रीय स्तर के दृष्टिबाधितों के संगठन हैं, इसको बहुत संजीदगी से इन ऐसे मसलों को लेना चाहिए और तत्काल कदम उठाने चाहिए। एक और बात जो मेरे ध्यान में आई कि मुझे लगा कि कल की चर्चा में ही मुझे उसे जोड़ना चाहिए था, लेकिन वो दिमाग से निकल गया, और वो ये है कि यहाँ जो पब्लिक के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था है, और वो उस हेल्पलाइन में आप फ़ोन करिए अगर आपको कोई सहायता चाहिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान, तो वो हेल्पलाइन के नंबर आपको कभी नहीं मिलेंगे। आप सुबह से शाम तक कोशिश करते करिए, लाइन घुमाते रहिए। मैंने ही इसको ऐसे देखने के लिए मैंने भी एक बार किया था बहुत दिनों पहले, तो वो लाइन मिली ही नहीं। इसलिए हमारे संगठनों को चाहिए कि वो सरकार पर इस बात का दबाव बनाएं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए, जिसमें दृष्टिबाधित भी शामिल हों, सरकार एक एक्सक्लूसिव यानी एक अलग से हेल्पलाइन, टेलीफोन की हेल्पलाइन शुरू करे और उसके ज़रिए विकलांग व्यक्तियों को और दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मदद पहुंचाने का काम करे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बहुत सारे दृष्टिबाधित ऐसे हैं जिनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है या उनको इंटरनेट इस्तेमाल करना आता नहीं है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे प्लेस करेंगे, ऑनलाइन ई पासेस कैसे वो लेंगे, ये एक सोचने लायक विषय है। कल मैंने सुगम्यता जो एप्लीकेशन के, जैसे आरोग्य सेतु की सुगम्यता की चर्चा की थी, उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक बात और उसमें जोड़ना चाहता हूँ। कई और प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपके जो प्राइम मिनिस्टर के PM ई विद्या कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए हैं या अन्य कार्यक्रमों के तहत भी शुरू किए गए हो सकते हैं, तो कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे दीक्षा। क्या ये एप्लीकेशंस पूरी तरह सुगम्य हैं? मुझे इस बात में बहुत संदेह है। तो इस बात की पड़ताल भी हमारे जो संगठन है, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनका पवित्र दायित्व है कि वो इस बात की पड़ताल करें और इसमें आवश्यक कदम उठाएं। तो दोस्तों, ये चंद बातें थी जो मुझे लगा कि कल जो मैंने चर्चा की उसके बाद में ये कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए। प्रोफेसर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने महामहिम राष्ट्रपति जी को लिखा और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी घोषणा की। हाँ, और एक बात चलते चलते आपको बताता जाऊं कि 26 मार्च को जब वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि बहुत शायद उस घोषणा में कुछ ऐसा था कि बहुत गरीब तबके के जो विकलांग व्यक्ति है, जिनको सरकारी रूप में दिव्यांग हिंदी में कहा जाता है, तो उनको 1,000 रुपया शायद 2 महीने तक या 3 महीने तक देने की बात थी। सुनने में ये आ रहा है कि उनमें से बहुतों को अभी तक वो पैसा मिला ही नहीं है। तो ये भी एक पड़ताल का विषय है और मैं समझता हूँ कि इससे जो गरीब तबके के विकलांग है, जैसे मैंने कल जिक्र किया था हॉकर्स का, वेंडर्स का, जो दृष्टिबाधित हैं और किसी तरह अपना पेट पालते हैं छोटी छोटी चीज़ें बेच करके, तो और एक बात और भी है कि ऐसे सभी लोगों में से सभी के बैंक अकाउंट्स नहीं भी हो सकते हैं, तो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे कैसे? और जब कोई दृष्टिबाधित होता है तो बावजूद इसके कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं, बहुत सी जगह छोटी जगहों में और बहुत सी जगह यहाँ तक कि कभी कभी तो बड़े शहरों में भी दृष्टिबाधितों का अभी भी अकाउंट्स खोलने में जो है वहाँ के जो
स्थानीय अधिकारी हैं वो हिचकते हैं। तो इन सब समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन सब समस्याओं को उठाना चाहिए हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं भी शायद बहुत बेशर्म हूँ इस मामले में, पहले भी बहुत दफ़े कह चुका हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन उसका कोई असर होता नहीं है और अब भी कहना चाहता हूँ, हालांकि इसका भी असर होगा ऐसी मुझे बहुत अपेक्षा नहीं है, कि कुछ हमारे आम मुद्दे हैं जिन पे मैं मानता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के तीनों संगठन हैं उनमें से कोई भी संगठन विरोध नहीं करेगा, फिर भी वो क्यों नहीं एक मंच पे आकर के और इनको मजबूती के साथ सरकार के साथ उठाते हैं, क्योंकि ऐसा करने में हमारा जो एक सही बात के लिए हमारा जो शांतिपूर्ण संघर्ष है उसको बल मिलता है। मैं पुनः इन सभी संगठनों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो एक ही मंच पर आकर के भी इन सभी मसलों पर चर्चा करें और तत्काल हस्तक्षेप करें और एक साथ एक ही आवाज़ में इन सारे चीज़ों को पुरजोर तरीके से सरकार के साथ उठाएं। तो आज दोस्तों इतना ही। मैं पुनः जल्द ही एक नए वीडियो को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, अपना ख्याल रखिए। Speech on. Stop. Button.